Hello students, I Dilip Kumar Jain, PGT Physics, KV number 1 Udaipur. Today I am here with you student with the chapter number 3 current electricity of class 12th. In this chapter we will study of charges in motion. In first two chapter we study of charges at rest is called what? Electrostatics or static electricity. So in first टू चैप्टर वी स्टडी ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हमने क्या किया, फर्स्ट टू चैप्टर के अंदर चार्ज जो है वो रेस्ट के अंदर है, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है. उस समय हमने जो दो चैप्टर पढ़े, द फोर्सेज बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेशनरी चार्जेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेज और कैपेसिटेंस on charges in stationary condition on a conductor or all these things we will study. अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. जब चार्ज जो है मोशन के अंदर आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी. सिंपली चार्जेज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. जब भी चार्जेस जो हैं मोशन के अंदर आ जाएंगे वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट. अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डज नॉट चेंज विद द टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज स्टेडी करंट. स्टेडी करंट का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है. इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन I इक्वल टू Q अपॉन T. मीन्स इफ Q चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन टाइम T, देन इलेक्ट्रिक करंट I इज डिफाइंड एज I इक्वल टू Q अपॉन T. नाउ इफ rate of flow of charge change with the time, then what happen? If a charge delta Q passes through an area in time t to t plus delta t, then current I at time t is given by t equal to limit delta t tends to 0, delta Q upon delta t equal to delta Q upon delta t. So in this condition value of current at instant t is differentiating coefficient of charge with respect to time. SI unit of electric current is what? Ampere, or by letter capital A. ठीक है, बहुत सी बार क्या है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर लिखना है तो A जो है कैपिटल लिख देंगे, AMPER, वो गलत है. अगर किसी भी की SI यूनिट किसी नाम से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए. सो I इक्वल टू वॉट, Q अपॉन T, 1 कूलम पर सेकंड और 1 एम्पियर. So current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. Now ampere is one basic SI unit. We study in 11th class there are total 7 base units. Out of 7, ampere is one basic SI unit. Electric current is one of the basic fundamental physical quantity. So now SI unit of electric current is what? Ampere. But we use its submultiples as 1 milliampere, 10 to power minus 3 ampere, or 1 microampere means 10 to power minus 6 ampere. Current carried by a lightning is 10 to power 4 ampere. During the lightning, a current is flowing through the air to the earth from the cloud. What is the range of the current is 10,000 ampere. Current in our nose is about 10 to power 6 ampere or 1 microampere. We know that Q equal to what? Any quantization of charge. तो करंट का एक एक्सप्रेशन ऐसे भी आ सकता है, I इक्वल टू Q अपॉन T और NE अपॉन T. By convention, the direction of flow of positive charges is taken as direction of electric current
कि जो भी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी नेगेटिव चार्ज है उसका फ्लो जो है, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। उसका एक रीजन तो क्या है, दिस इज बिकॉज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज्ड टू ऐड इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक रीजन तो ये है कि जब भी करंट को आपको ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पर आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स जो हैं वो आप यूज करते हैं। एक और रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अगेंस्ट अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस चार्ज में प्लस क्यू टू माइनस क्यू की डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो चार्ज जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ फ्लो हो रहा है। इन ए कंडक्टर देयर इज ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जब भी कोई कंडक्टर है उसके एक्रॉस जब भी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, जिसको अपन देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट मोशन। और उस ड्रिफ्ट मोशन के कारण जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो 10th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं अपन, ओम्स लॉ। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय G.S. ओम इन 1828। ये लॉ कब बना था, 1828, बहुत पहले, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1897, उससे भी बहुत पहले जो है ओम्स लॉ की डिस्कवरी हुई थी, जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 के अंदर किया था। अब ये लॉ क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन चेंज्ड देन पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of it is directly proportional to current I passes through it. If physical condition of a conductor, physical condition of a conductor means what? The length of the conductor, area of cross section of the conductor, temperature of the conductor, material of the conductor should not be changed. Then only potential difference across the conductor is directly proportional to current I passes through it. V proportional to I, or V equal to Ri, where R is the proportionality constant and is called resistance of the conductor. Its value does not depend on V and I, but its value depend on the nature of conductors, its length and area of cross section and temperatures. Resistance of a conductor depends on 4 factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर्स, डिफरेंट जो कंडक्टर्स लेंगे उन सबका डिफरेंट रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, आयरन का, सिल्वर का, कॉपर का, निकेल का, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इट्स लेंथ, different length of conductor having different resistance, area of cross section means thickness of the wire, and temperature. With the temperature also resistance of a conductor is changing. So V upon I equal to what, R. If we draw a graph between V and I, we get a straight line. Dimensional formula of R equal to what, M1 L2 T minus 3 A minus 2.
Now the graph between the potential difference V and current I passing through the conductor is a straight line. SI unit of R equal to V upon I, volt upon ampere, or equal to V by A, which is known as a ohm. Thus the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, is a current of 1 ampere flow through it on applying a potential difference of 1 volt across its ends. Ohmic conductors that obey Ohm's law are ohmic conductor. जिस भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें और वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जो भी कंडक्टर है वो ohmic conductors. There are certain different types of conductor which are not obey the Ohm's law are known as a non-ohmic conductors. We will discuss also in next part of this video. Now, how to calculate the resistance from VI graph? Here we see R equal to what? Tan theta. We just find the slope of the graph, that is tan theta. In this diagram ABC, angle A equal to what? Theta degree. So tan theta equal to what? BC upon AC. BC is what? Delta V upon delta I. This graph is very important. Okay, by seeing the theta only, if there are two lines and ask which graph show which resistance more, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा. जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकते हैं. अगर V और I के बीच में A और B दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, और A का स्लोप अगर ज़्यादा दिया हुआ है और B का कम है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? A का. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि ग्राफ जो है I और V का दिया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको रेजिस्टेंस जो निकालना पड़ेगा वो थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा. उस कंडीशन जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा. लेकिन यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ वो देखना है, V और I. नाउ नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. अब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन, द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R proportional to L. The resistance R of a conductor is inversely proportional to the cross-sectional area A of it, R proportional to A. Combining 1 and 2, we have R proportional to L upon A. Hence, for a given conductor, R equal to rho L upon A, where rho is the proportionality constant and known as resistivity or specific resistance of the material of the conductor. The resistivity depends on the nature of the material and temperature of it, but resistivity rho does not depend on its dimension, that is length and cross-sectional area, etc. जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर करेगी, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. जैसे कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. एक है नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर. लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो वी हैव R इक्वल टू व्हाट? rho L upon A. So rho equal to what? RA upon L. SI unit of resistivity equal to what? Ohm into meter square upon meter, or simply we get ohm into meter. Dimensional formula of resistivity, rho equal to R. R की dimensional formula M1 L2 T minus 3 A minus 2 into A L2 upon L1. Finally we get the dimensional formula of resistivity, rho equal to M1 L3 T minus 3 A minus
2. Next term, conductivity. Conductivity is represented by the sigma. The reciprocal of resistivity is known as conductivity. सिग्मा इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन रो, और सिग्मा इक्वल टू, अगर रो का एक्सप्रेशन रख देते हैं अपन, ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या है आर ए अपॉन एल, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू एल अपॉन आर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के एक्सप्रेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऐसा यूनिट ओम -1, मीटर -1, और महो पर मीटर, और साइमन पर मीटर। कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस बार सीबीएसई के अंदर पूछा था। तो कंडक्टेंस इज व्हाट, कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हुआ, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टेंस इक्वल टू व्हाट, जी इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन आर। ऐसा यूनिट इज व्हाट पर ओम और महो और साइमन। Current density J. The current density at any point inside a conductor is directly defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge at that point. Current density क्या है? Current density जो है, कोई भी आपका कंडक्टर है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, तो सिंपली वहाँ पे आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है, और चार्ज पर सेकंड पर यूनिट एरिया से जो पास हो रहा है, और वो जो भी कंडक्टर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर थ्रू इट्स यूनिट एरिया, एंड इट्स शुड बी फ्लो थ्रू द नॉर्मल to the direction of this. Now current density is what, J equal to I upon A. SI unit is ampere per meter square. Dimensional formula m0 L minus 2 T0 A1, और A1 L minus 2 कह सकते हैं। current density is a scalar quantity. Current density is a vector quantity. Why electric current is a scalar quantity? One explanation already given. Second, now in the diagram, current is flowing and a area is kept in which area vector is making angle theta with the electric current. Current density J equal to I upon An, where An is the component of area in the direction of electric current. So J equal to I upon A cos theta. A cos theta is the component of area vector in the direction of electric current. So I equal to what, J A cos theta, and we know that this can be written as I equal to J dot A. Clearly electric current is a scalar quantity as it come from scalar product of two vector quantity. So now we have two regions. Why electric current is a scalar quantity? First one, electric current can be added by using simple algebra, and second one, this electric current is a coming from a scalar product of two vector quantity, current density and area vector. Now next one, relation between current density, conductivity and electric field. We know that R equal to rho L upon A. By Ohm's law, V equal to IR. We substitute the value of R, V equal to I rho L upon A, or V equal to I upon A rho L, I upon A equal to J, current density. Hence V equal to J rho L. If electric field E is the magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is what, L, then potential difference V equal to what, E
air. Then potential difference V across the ends of this conductor equal to air. So we can write last equation V equal to J rho L. Now in place of V, we substitute EL as EL equal to J rho L. LL cancel, E equal to J rho or J equal to 1 upon rho E. So J equal to sigma E. This equation is also known as equivalent form of Ohm's law, and sometimes this law is also known as vector form of Ohm's law. Now drift velocity, very important. Drift velocity, we consider a conductor of n number of free electrons. अपने कंडक्टर लेते हैं जिसके अंदर n free electrons हैं. Let u1, u2, dash dash un are the thermal velocity of first, second and nth free electron respectively at any instant in the absence of electric field. इसको अपन random condition, random velocity भी कह सकते हैं, u1, u2 and un. The average thermal velocity u equal to u1 plus u2 plus dash dash un upon n. So average thermal velocity u equal to summation of I equal to 1 to n ui upon n equal to 0. Thus there is no net flow of charge in any direction. In this condition, in the absence of electric field, no net flow of charge in any direction. In the presence of an external electric field E, each electron experiences a force F equal to minus EE in the opposite direction of electric field. Acceleration produced in each electron due to force F equal to minus EE, A equal to F upon M. F is what? Minus E upon M. This is the acceleration. Now let V1, V2, dash dash Vn be the velocity of first, second and nth electron after the relaxation time tau 1, tau 2 and tau n respectively. Tau 1 is what? This is the relaxation time during the electron not suffer any collision. उसके इलेक्ट्रॉन की कोई भी collision नहीं है. दो collision के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? Relaxation time. So after V1, V2, Vn be the velocity of first, second and nth electron after the relaxation time T1, T2, Tn respectively. By using first equation of motion, V equal to what? U plus At for first particle. Velocity V1 after collision at time of relaxation tau 1 equal to what? V1 equal to U1 plus A tau 1. For second particle, here U1 is what? Thermal velocity. जैसे ही collisions होगी उसके बाद में chaos हो जाएगा और उस समय random motion होगा और अपन कह सकते हैं कि वो thermal velocity होगी. For second particle, V2 equal to U2 plus AT tau 2 and so on. Vn equal to Un plus A tau on. So drift velocity is what? Just average of all this velocity V1 plus V2 plus dash dash Vn upon n. Now we substitute V1 as a what? U1 plus AT1. V2 equal to U2 plus AT tau 2. Vn equal to what? Un plus A tau on. उसके बाद में अपन क्या करेंगे? U1, U2 इनको साथ में U1 plus U2 plus dash dash Un divided by n plus A equal to tau 1 plus tau 2 plus dash dash plus tau on upon n. So Vd equal to what? 1 upon n, I equal to 1 to n ui plus A 1 upon n, I equal to 1 to n tau I. तो Vd equal to वो जो फर्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है आपका? 1 upon n summation I equal to 1 to n ui. Already 0, we already derived this relation as average velocity of thermal velocity is 0 and tau 1 plus tau 2
plus dash dash tau 1 upon n equal to 1 upon n, I equal to 1 to n, tau I equal to what? Tau. Average relaxation time, where tau is average relaxation time for or free electrons. For any individual electrons, its relaxation time may be more than this average relaxation time tau or may be less than tau. So drift velocity Vd equal to a tau, but a equal to what? Minus e upon m. So we substitute the value of acceleration a. So what we get? Vd equal to minus e upon m tau, or Vd equal to minus e tau upon m e. This is the expression for drift velocity. Vd equal to minus e tau upon m, electric field vector. Negative sign indicate that drift velocity is opposite to direction of electric field. Thus, drift velocity is the average velocity with which the free electrons in a conductor moves when a potential difference is applied across its ends. Its direction is always opposite to the applied electric field for free electrons. अगर किसी भी कंडक्टर के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट मोशन है, वो क्या? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं. Vd इक्वल टू माइनस ई टू अपॉन एम इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ next one, very important derivation, relation between electric current and drift velocity. यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हियर modulus of Vd is what? Drift velocity of free electrons. A is area of cross section of the conductor. Minus E is the charge on electron. N, number of free electrons per unit volume. Number density, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट volume of the conductor is known as number density of electrons. Okay, in time delta t, all electron move with velocity Vd from left to right by covering distance delta x equal to मॉडुलस ऑफ Vd डेल्टा टी. मॉडुलस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगी आपकी? पॉजिटिव. तो इस कारण से Vd की अपन को यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका मॉडुलस ले रहे हैं, अपन को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्योंकि अपन डिस्टेंस को देख रहे हैं. तो लेफ्ट टू राइट बाई कवरिंग डिस्टेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Vd डेल्टा टी. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मूव्स इन वॉल्यूम इन टाइम डेल्टा टी is what? N Vd delta t into A. Vd delta t is length and A is area. So this is what? Total volume of the conductor, and N is what? Number density. Number density is what? Number of electrons present in unit volume. Total volume is what? Vd delta t A. जिसको मल्टीप्लाई करने से Na Vd delta t is the total number of charges moves in volume in time delta t. Total charge is transportation from left to right, that is electrons minus E into Na Vd delta t or equal to minus Nea Vd delta t. This much number of free electrons or total charge due to the migration of electrons opposite to electric field is flowing in just opposite to the electric field. So by the conservation of charges, total charges transportation from right to left along electric field is what?
delta q equal to what? Plus NEAVD delta T. Now delta q is what? We know that I equal to delta q upon delta T. So delta q equal to what? I delta T. तो यहाँ पर डेल्टा क्यू की जगह पे क्या रख देंगे? आई डेल्टा टी रखा इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा टी कैंसल आई इक्वल टू एन ई ए वी डी और simply we can write I equal to NEAVD. This is the expression for current in the form of drift velocity. Very important expression, I equal to NEAVD. How the velocity drift velocity depends on various factors we can find by using this expression. Now derivation of Ohm's law. We know that current passing through a conductor, we already derive I equal to NEAVD, but VD equal to what? E tau upon M. We are taking here only magnitude, no negative sign. So I equal to NEA into VD की वैल्यू रख दें E tau upon M. What we get? I equal to NE square O A tau E upon M. We know that V equal to what? E into L. So E equal to what? V upon L. तो यहाँ पर E की जगह पे V upon L, तो I equal to NE square AT upon ME. तो I upon V equal to NE square tau upon M into A upon L. So I upon V, we just reciprocal it. So V upon I equal to M NE square tau into L upon A. So we get the expression R equal to ML upon NE square tau A by, but resistivity rho equal to R A upon L. We substitute the value of R, rho equal to ML upon NE square tau A or A upon L. LL cancel, AA cancel, we get the expression for rho equal to M upon NE square tau. This is the expression for resistivity of the material of the conductor. Conductivity, as we know that it is just a reciprocal of resistivity, so NE square tau upon M. Again, I equal to what? NE square A tau E upon M. I upon A equal to NE square tau E upon M. I upon A is what? Current density, and NE square tau upon M is what? Conductivity. So we get relation J equal to sigma E. From relation resistivity is rho equal to M upon NE square upon tau. Rho depends on two parameters as number of free electrons per unit volume or electron number density of the conductor, the relaxation time tau, the average time between two successive collision of an electron. So ये जो सेशन है वो फर्स्ट सेशन था आपका, इसको आप अच्छे से कर लीजिए और मैं बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट जो है वो लेकर के आपके पास में आऊँगा।